नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बीपीएससी पार्थ में। आज का टॉपिक बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है सरकार महंगाई कैसे नियंत्रित करती है। बिल्कुल ही डे टू डे लाइफ से संबंधित है, आम जन से संबंधित टॉपिक है और ये टॉपिक एक आम जागरूक नागरिक होने के नाते भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप भारत में रह रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो वैसे चीज़ों को आप लोग देखने का प्रयास कीजिए कि आखिर महंगाई को सरकार किस प्रकार से कंट्रोल करने का प्रयास करती है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सरकार महंगाई कैसे कंट्रोल करती है तो देखिए, सरकार प्रत्यक्ष रूप से महंगाई को कंट्रोल नहीं करती है, बल्कि सरकार के माध्यम से आरबीआई को यहाँ पे कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। फिर आरबीआई क्या करती है तो इस महंगाई को कंट्रोल करती है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत के संविधान में आरबीआई एक स्वायत्त संस्था के रूप में मौजूद है, लेकिन फिर भी चूँकि केंद्र में जब भी एक मजबूत सरकार होती है तो फिर वो अपनी नीतियों को या फिर अपने क्रियाकलापों को आरबीआई के गवर्नर में लादने का, थोपने का भी प्रयास करती है। क्योंकि गवर्नमेंट के पास सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग जो टास्क होता है महंगाई को लेके कि आम जनता कहीं उसको अगली बार वोट देगी कि नहीं देगी, हिंसा हो जाएगी, समस्या तय है। यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर महंगाई बढ़ेगा तो इसीलिए गवर्नमेंट जब अपने में लगता है कि भाई हमारे पे प्रेशर अधिक हो रहा है तो फिर वो आरबीआई पे देने की कोशिश करती है। और ऐसे में जब यहाँ पे कोई भी आरबीआई के गवर्नर होता है, अगर वो गवर्नमेंट की कही गई बातों को फॉलो नहीं करे, उसको नहीं माने, तो कई बार उसको इस्तीफा देने के लिए भी यहाँ पे मजबूर किया जाता है। अब यहाँ पे आरबीआई किस प्रकार से इस महंगाई को कंट्रोल करती है, उसके लिए कई प्रकार के आरबीआई के पास टूल्स होते हैं। इसी को हथियार के रूप में भी आप समझ सकते हैं। किसी भी समस्याओं का निराकरण कई बार कुछ विधिवत प्रक्रिया के द्वारा करने का प्रयास किया जाता है। अब ये जो भी टूल्स हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और इसको इतना मैं आसान भाषा में समझाऊंगा कि आपको कहीं से रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आप लोग यहाँ पे मेरे साथ बने रहिए और समझने का यहाँ पे प्रयास कीजिए। अगर हम लोग देखें पूरा का पूरा आरबीआई को, तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे हर साल बदलते रहता है, जिसको बोला जाता है मौद्रिक नीति। तो यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि आरबीआई किस प्रकार से रेगुलेट करने का प्रयास करता है। तो थोड़ा बहुत आप देख लीजिए मॉनेटरी पॉलिसी। इस मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई का लगभग देखा जाए तो 5 स्तंभ आरबीआई इसमें शामिल करता है। इन 5 स्तंभों को समझना काफ़ी ज़रूरत हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पे आर्थिक समृद्धि को आपको ध्यान में रखना है कि आर्थिक समृद्धि हर हाल में आरबीआई मेंटेन करने का प्रयास करती है, ताकि बहुत अधिक, समझ रहे हैं ना, कि मतलब ऐसा नहीं है कि आर्थिक समृद्धि नहीं है तो भाई ऋण ही नहीं दे पाएगा, ऋण नहीं दे पाएगा तो फिर मुद्रा का फ्लो नहीं हो पाएगा, फिर लोगों के पास पैसा नहीं आएगा। तो आर्थिक समृद्धि आरबीआई के लिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरा जो इसका पिलर माना जाता है मूल्य स्थिरता को लेके, मूल्य स्थिरता को लेके। अब यहाँ पे आपको समझना है कि बिल्कुल ही एक बैलेंस जो अप्रोच होना चाहिए आरबीआई के द्वारा मूल्य स्थिरता को लेकर लगाया जाता है। ना इसमें बहुत अधिक इन्फ्लेशन होना चाहिए, ना बहुत अधिक डिफ्लेशन होना चाहिए, अर्थात ना बहुत अधिक मूल्य का वृद्धि और ना अधिक यहाँ पे मूल्य का ह्रास होना चाहिए। तीसरा जो होना चाहिए यहाँ पे विनिमय दर, चूँकि आरबीआई के पास विनिमय दर की मात्रा सबसे अधिक होना चाहिए। चूँकि भारत का जो व्यापार है बाकी अन्य देशों के साथ भी होता है। सपोज करिए क्रूड ऑयल अगर भारत खरीद रहा है तो रुपया में तो वहाँ पे भुगतान नहीं करेगा, भारत को डॉलर से यहाँ पे चुकाना होगा। फिर वही बात हो जाएगी कि भारत के पास जब तक रुपया बहुत अधिक मात्रा में नहीं होगा फिर उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा डॉलर में, या फिर बाहर भारत जो भी वस्तुएं निर्यात कर रहा है उसका भुगतान अगर डॉलर में हो रहा है तो फिर विदेशी मुद्रा यहाँ पे रहेगा, तो फिर यहाँ पे जो सरकार होगी विनिमय दर के माध्यम से कर सकती है। तो सारा का सारे बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है इसका रोजगार सृजन, कि इसको इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि भाई लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिलते रहे। रोज़गार नहीं मिलेगा तो फिर से गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा सर दर्द बन जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आय का समान वितरण, ये भी बहुत बड़ी समस्या का कारण है। आय का समान वितरण ऐसे करना है ताकि लोगों तक यहाँ पे पैसा पहुँच पाए। लेकिन आप लोग यहाँ पे 5 चीज़ों को देख रहे होंगे और आप लोग समझने का प्रयास कर रहे होंगे कि अमूमन ऐसा नहीं होता है। कोई भी एक फैक्टर यहाँ पे अच्छे से काम करता है तो बाकी पता चलता है कि अच्छे से काम यहाँ पे नहीं कर रहा है। और ऐसे में आज का जो हमारा टॉपिक है इसी मूल्य स्थिरता से है यहाँ पे कि आरबीआई इस महंगाई को
मूल्य वृद्धि को अधिक होने से किस प्रकार से यहाँ पे रोकती है। अब इसको आप लोग बिल्कुल बेसिक चीज़ों से समझने का प्रयास कीजिए मेरे साथ कि आपको यहाँ पे बैंक का कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि सारा का सारा जो खेल है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की जो हड्डी है यही है यहाँ पे बैंक। और बैंकों का क्रियाकलाप, ठीक है, कैसे इसका, ठीक है, कार्य करता है, ये लोग आप लोग भली भांति परिचित ही होंगे कि बैंक जॉब का जो फंक्शन होता है आपके से ही, ठीक है, और हमारे वजह से यहाँ पे हो पाता है। क्योंकि जो भी लोगों का यहाँ पे पैसा यहाँ पे डिपॉजिट होता है, जमा होता है, ठीक है, इसी डिपॉजिट किए हुए पैसे को, ठीक है, बैंक के द्वारा बाकी ज़रूरतमंदों को यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लोन दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा अलग अलग फॉर्म में, चाहे वो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड हो गया, चाहे वो हाउस लोन हो गया, चाहे पर्सनल लोन हो गया, बाइक लोन हो गया, ठीक है, हाउसिंग लोन हो गया, हर प्रकार के यहाँ पे लोन यहाँ पे दिया जाता है। तो इसमें बैंक एक मोटा, ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट यहाँ पे लगाती है, जिसके वजह से बैंक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से डेवलप कर पाती है। स्टाफों को सैलरी देना हो गया, ठीक है, जो भी ऑफिस है उसका रेंट देना हो गया, सब यहाँ पे क्रियाकलाप करती है। लेकिन बैंक इन पैसों का यहीं तक रोक के नहीं रखती है, बल्कि बैंक इन सारे पैसों को देखेंगे तो शेयर मार्केट में भी लगाती है। ध्यान रखिएगा, शेयर मार्केट में भी लगाती है, प्रतिभूतियों को खरीदने में भी लगाती है। जैसे कि अभी आप लोगों ने चर्चा ज़रूर सुना होगा कि अडानी के शेयर में LIC का पैसा बहुत सारा लगा हुआ था। अब अडानी का शेयर जैसे ही LIC ने खरीदा तो सोचिए LIC के पास पैसा किसका है, आम लोगों का है। आम लोगों के माध्यम से प्रतिभूतियों को बेच के LIC ने पैसा इकट्ठा किया है। लेकिन LIC अब चाह रहा है कि आने वाले दिनों में हमको, चूँकि जो भी LIC लोग खरीदा हुआ है उसको, ठीक है, कई गुना अधिक देना है, 10 साल, 15 साल, 20 साल में। तो क्या उस पैसे को रखने से LIC कभी भी उसका, ठीक है, 10 गुना 20 गुना दे पाएगा? बिल्कुल नहीं दे पाएगा। तो फिर उसके लिए वो LIC, ठीक है, उन पैसे को शेयर मार्केट में आता है, जिसे अडानी के शेयर में लगाया हुआ था। ठीक, SBI ने भी, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे किया हुआ था। अब ये आपको यहाँ पे समझना है कि बैंक, देख पा रहे हैं ना यहाँ पे कि बैंक अब इसी तरीके से फंक्शन करता है। लेकिन यहाँ पे RBI की ज़रूरत क्यों पड़ती है? RBI की ज़रूरत यहाँ पे क्यों पड़ती है? अब आपको ध्यान रखना है, जिस प्रकार बैंक हैं, बैंक को बोला जाता है आम लोगों का बैंक, आम लोगों का बैंक, ठीक है, उसी तरीके से RBI को बोला जाता है बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक। अब आपको यहाँ पे समझना है, बैंकों का बैंक। अब सपोज करिए कि इस बैंक के पास अगर लिक्विडिटी की कमी हो गई, लिक्विडिटी का मतलब होता है यहाँ पे तरलता, कैश से इसका संबंध है कि हर तरीके से अगर इस बैंक के पास लिक्विडिटी की कमी हो गई, सपोज करिए कि कोई ग्राहक गया, ठीक है, अगर इसने 10 करोड़ जमा किया है और बैंक के पास उतना है ही नहीं निकालने के लिए, ठीक है, तो फिर बैंक को समस्या आएगी, बैंक को इंस्टेंट यहाँ पे उधार लेना पड़ेगा। या फिर हो सकता है कि बैंक को और अधिक मात्रा में, ठीक है, ऋण बांटना हो, लोन देना हो, या फिर बैंक को और अधिक मात्रा में शेयर खरीदना हो। कुल मिला के बैंक को जब ज़रूरत होता है तो पैसे किससे मांगेगा? ये मांगेगा यहाँ पे RBI से। ध्यान रखिएगा, RBI से पैसे क्या करेगा? उधार मांगेगा। अब जब बैंक RBI से पैसे जब उधार मांगेगा यहाँ पे, तो 3 तरीके से यहाँ पे मांग सकता है। बेसिकली और भी तरीका है, लेकिन जो 3 तरीका है सबसे फेमस है और RBI इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि RBI को भी तो पैसा मार्केट में सर्कुलेट करना है। तो RBI बोला बिल्कुल हम तैयार हैं, बताओ तुम्हें किस प्रकार का ऋण चाहिए। तो RBI देखा जाए तो 3 प्रकार का इसको, ठीक है, ऋण देती है, जो बहुत अधिक प्रचलित है आम, ठीक है, भाषा में, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। यही से आपके सारे सॉल्व भी, ठीक है, प्रश्न भी सॉल्व हो जाएंगे। अब 3 तरीका कौन होता है? तो पहला जो तरीका होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अगर बैंक को ज़रूरत हुआ कि नहीं भाई हमें इंस्टेंट अभी चाहिए और रात भर के लिए चाहिए, 1 दिन के लिए चाहिए, ठीक है, तो RBI बोलेगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो RBI बोलता है कि भाई ये क्या है? MSF है, MSF, ध्यान रखिएगा, MSF, ठीक है, इसको बोला जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। माने इसमें क्या करता है RBI की, एक यहाँ पे इंटरेस्ट लगाता है। अब जो भी मैं इंटरेस्ट यहाँ पे लिखूँगा आज वर्तमान, ठीक है, मतलब जो भी डेट है इसको ध्यान में रख के मैं लिखूँगा, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रेट है, जितना भी इंटरेस्ट मैं लिखूँगा आज, ठीक है, उसको आपको याद नहीं करना है, क्योंकि ये समय समय पे चेंज होता रहता है। जब भी आपका एग्ज़ाम आए तो उसे आप करंट से अपडेटेड करके चलें, ताकि आपका एग्ज़ाम में, ठीक है, कोई भी प्रश्न गलत ना हो जाए।
आज की डेट को आपको लेके नहीं चलना है। हो सकता है कि एग्ज़ाम के समय भी सेम डेट हो, लेकिन ऐसी संभावना कम होती है। तो MSF ध्यान रखिएगा, MSF मार्जिन ऑल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये कितने दिनों के लिए होता है? तो महज एक दिन के लिए, एक दिन के लिए या फिर रात भर के लिए कह सकते हैं। इसीलिए इसका दूसरा नाम यहाँ पे होता है ओवरनाइट फैसिलिटी। ओवर, ठीक है, नाइट फैसिलिटी भी इसे बोला जाता है। और इसमें अभी वर्तमान में देखा जाए रेट, तो इसमें RBI लगाता है लगभग, ठीक है, 4.25% के आसपास। और जो भी बैंक का ये रेट है, ध्यान रखिएगा, ये एनुअली लगता है, सालाना बेस पे यहाँ पे लगता है, ठीक है। अब सपोज करिए कि बैंक कह रहा है कि नहीं, हमको रात भर का नहीं चाहिए, ठीक है, कम से कम हमें 2 से 14 दिनों के बीच चाहिए। 2 से 14 दिनों के बीच देखेंगे तो RBI ये सबसे फेमस होता है, ध्यान रखिएगा, सबसे जो फेमस होता है RBI इसको देता है रेपो रेट पे। रेपो रेट पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे हर चीज़ इंटरेस्ट में ही टिका है। RBI नहीं मान रहा इंटरेस्ट देने के लिए। और भारत का इतिहास है, भारत का इतिहास है, ठीक है, शुरुआती तौर पे देखेंगे भारतीय इतिहास में तो ब्राह्मणों के द्वारा विरोध किया जा रहा था कि ऋण पे लेना देना सब पाप है। लेकिन देखिए आज पूरी की पूरी विश्व की जो अर्थव्यवस्था है कहीं न कहीं इसी इंटरेस्ट पे यहाँ पे टिकी हुई है, ठीक है। रेपो रेट, रेपो रेट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रेपो रेट इसको बोला जाता है अल्पकालिक, अल्पकालिक। और ये क्या था? MSF, ये था एकदम एक दिन के लिए, तो इसको बोला जाता है अति अल्पकालिक, अति अल्पकालिक, ठीक है, एक दिन के लिए, एक दिन के लिए। और यहाँ पे कितने दिनों के लिए है? तो 2 से 14 दिनों के लिए, ध्यान रखिएगा, 2 से 14 दिनों के लिए। ये बहुत अधिक फेमस है रेपो रेट, और इसका वर्तमान में जो परसेंटेज है 6.25%। अब ये जब दोनों ही, ध्यान रखिएगा, ऋण RBI जब देता है बैंकों को, तो बैंक बोलता है कि क्या गारंटी भाई, तुम कब दिवाली हो जाए, कब, ठीक है, विजय माल्या की तरह, नीरव मोदी की तरह तुम मेहुल चोकसी की तरह लेकर भाग जाओ, कोई गारंटी है? नहीं गारंटी है। तो तुम जो भाई हमसे इतनी मोटी जो तुम उधार ले रहे हो, ठीक है, तुम इंटरेस्ट दोगे हमें पता है, लेकिन इसके लिए तुमको, ठीक है, कुछ समझ रहे ना, गिरवी रखना होगा। तो बैंक बोलता है कि अगर हमारे पास पैसा होता तो हम आपसे उधार लेते। तो बोलता है बैंक को RBI, देखो पैसा नहीं है लेकिन तुम्हारे पास प्रतिभूति तो है, सिक्योरिटी पेपर तो है, तुम भाई हमको शेयर ही रख दो। अगर अडानी का शेयर लिए हो तो भाई उस शेयर का पेपर भाई दे दो कि अगर तुम दिवालिया हो गए, भाग गए, तो भाई वहाँ से हमको पैसा मिल जाएगा। तो इन दोनों ही चीज़ों में आपको ध्यान रखना है, इन दोनों ही गतिविधियों में देखेंगे तो RBI बैंकों से क्या लेती है? प्रतिभूति, सिक्योरिटी पेपर समझ सकते हैं ना, प्रतिभूति के रूप में जमा करवाती है। अब बैंक बोल रहा है कि देखिए हमें लंबे समय के लिए ऋण चाहिए, मैंने होता है ना, साल भर, 2 साल, 6 साल, लंबे समय के लिए ऋण चाहिए। तो RBI बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, हम तुमको लंबे समय के लिए भी ऋण देना चाह रहे हैं, ठीक है, ले सकते हो यहाँ पे। और हर कोई वर्तमान में ही चाहता है ना कि लंबे समय तक के लिए ऋण दे, ठोस ऋण ले, इंटरेस्ट देता रहे, हमको कोई समस्या ना हो। तो जब लंबे समय के लिए यहाँ पे ऋण लेगा तो इसको बोला जाता है RBI के द्वारा बेस रेट, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सॉरी, बैंक रेट इसको बोला जाता है, बैंक रेट। यही जो बैंक रेट है दीर्घकालिक अवधि के लिए, दीर्घकालिक अवधि के लिए, ठीक है, RBI के द्वारा, जो भी बैंक होते हैं, बैंकों का अलग अलग टाइप होता है, ठीक है, प्राइवेट बैंक, ठीक है, गवर्नमेंट बैंक, कुल मिला के जो भी कमर्शियल बैंक है, इन सारे ही बैंकों को यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। तो इतना आई होप कि आप लोगों को क्लियर यहाँ पे हो गया होगा। अब बेस रेट देखेंगे वर्तमान में तो लगभग ये भी है 4.25% के आसपास, लेकिन आपको याद नहीं करना है, बस आपको समझना है कि RBI 3 प्रकार से यहाँ पे इन लोगों को क्या कर रहा है, लोन प्रोवाइड कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, तो सपोज करिए कि अगर बैंकों के पास बहुत अधिक पैसा आ गया, बैंकों के पास लिक्विडिटी बहुत अधिक हो गया, तो बैंक लोग क्या करेगा कि मार्केट में पैसा छोड़ने लगेगा। जब मार्केट में जब बैंक वाला जब पैसा अधिक जब छोड़ने लगेगा, सोचिए, ठीक है, अगर सस्ता लोन लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा, आप खुद से सोचिए कि अगर आपके पास, ठीक है, 100 रुपये है, ठीक है, महीने का खर्च चलाना है, आपको घर का खर्च चलाना है, तो आप फूंक फूंक के कदम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जैसे ही अगर आपके जेब में, ठीक है, अगर पैसा आ जाए, 2 लाख 10 लाख आ जाए, तो फिर आपका हाथ रुकेगा ही नहीं, अर्थात आपके पास लिक्विडिटी इतनी अधिक है कि आप अकेले जाएंगे दुकान में, ठीक है, बहुत सारा सामान खरीद लेंगे। और सोचिए आपके जैसा अगर सारे ही लोगों के पास पैसा अगर आ जाएगा तो सब यहाँ पे जाएंगे मार्केट से, ठीक है, वस्तुएं खरीदना शुरू कर जाएंगे। डिमांड क्या हो जाएगी? बहुत अधिक बढ़ जाएगी। और जब भी अधिक डिमांड होगी, सप्लाई अगर पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा तो उस वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यही तो है सबसे बड़ी
कारण महंगाई का, देखते हैं ना, यही सबसे बड़ी कारण है क्या है, महंगाई का। अब इसी को आरबीआई पूरी तरीके से रेगुलेट करने का क्या करती है, प्रयास करती है। और देख पा रहे हैं यहाँ पे जो भी रेट लगा रही है, ठीक है, जो भी यहाँ पे रेट लगा रही है आरबीआई, बहुत सोच समझ के रेट लगा रही है। ये सिर्फ आरबीआई ही यहाँ पे डिसाइड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज करिए कि बैंकों के पास बहुत अधिक लिक्विडिटी आ गया, जैसे मैंने बताया। अब बैंक लोग चाह रहा है कि ठीक है कि काश कोई ऐसा ग्राहक मिल जाता है कि भाई हम उसको दे पाते, फिर हमको समय पे वो क्या करता, लौटा देता, समझ रहे हैं। तो अब बैंक क्या करता है कि बैंक लोग आरबीआई को देता है, आरबीआई को। आप फिर ये भी समझ सकते हैं कि कभी कभी आरबीआई को ज़रूरत पड़ जाता है, आरबीआई का पैसा नहीं होता है, गवर्नमेंट का बहुत सारा जो स्कीम है चलाना होता है, तो आरबीआई ठीक है इन बैंकों को सुधार लेती है। बैंकों के पास सबसे अच्छा जो दिन होता है ना उधार देने का, वो होता है सैटरडे और संडे का, या फिर कोई फेस्टिवल, जब 4 दिन 5 दिन बैंक ठीक है बंद हो जाए, सैटरडे संडे को मान के चलिए इससे ही बंद होता है, ठीक है। तो समस्या होती है इसमें, बैंकों के पास जब लिक्विडिटी भरा हो तो बैंक कभी नहीं चाहेगा, बैंक हमेशा इंटरेस्ट के पीछे भागते रहेगा भागते रहेगा। तो उस स्थिति में बैंक क्या करती है, आरबीआई को क्या करती है, ऋण देती है। और जब बैंक आरबीआई को ऋण देती है तो इसको बोला जाता है ट्रिपल आर, ठीक है। अभी देख पा रहे हैं ना, अभी मिल चुका है ऑस्कर, ठीक है, तो वो वाला नहीं है, ये है रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इसे बोला जाता है। अब इस रिवर्स रेपो रेट को लेकर दे कौन रहा है, बैंक दे रहा है आरबीआई को, लेकिन आरबीआई बोलता है एकदम साइलेंट मोड में रहो, हम जो देंगे रेट, ठीक है, हम जो रेट देंगे तुमको वहीं रखना होगा, ठीक है, क्योंकि बैंकों का बैंक कौन है, हम हैं। बेचारा बैंक सब देखिए मतलब मन मसोड़ के एकदम क्या करता है, आरबीआई की बातों को मानता है। अब सोचिए आरबीआई जितने में इन लोगों को इंटरेस्ट में दे रहा था, अब आरबीआई जब खुद पैसा ले रहा है तो क्या कभी उतना इंटरेस्ट देगा, बिल्कुल वो नहीं देगा, बल्कि जितना में दे रहा था उससे बहुत कम देगा। इसीलिए वर्तमान में देखेंगे तो रिवर्स जो रेपो रेट है लगभग 3.75% के आसपास है, 3.75 के ठीक है परसेंट के आसपास है। आरबीआई इसमें बहुत खेल खेलती है, जब देखती है कि बैंकों के पास बहुत अधिक पैसा है तो इस रिवर्स रेपो रेट को थोड़ा बढ़ा देती है, क्योंकि जैसे बैंकों के पास अधिक पैसा आएगा तो ये बैंक वाले जो लोग हैं अपने कस्टमर को ठीक है बड़ी तेज़ी से लोन देना शुरू कर देंगे। और फिर जब लोगों के पास पैसा आ जाएगा, ठीक है, तो फिर खरीदने की, क्रय करने की क्षमता अधिक हो जाएगी, जिसकी वजह से महंगाई बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगती है। तो यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट को आरबीआई मार्केट को ध्यान में रखते हुए ठीक है कम या अधिक यहाँ पे करते रहती है। ये पूरा जो कंट्रोल है उस आरबीआई के हाथों में होता है। अब आशा करते हैं कितनी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब इसका सिक्के का एक पहलू ये है, अभी तो आपको देख के लग रहा होगा कि बैंक ठीक है अच्छी स्थिति में है, लेकिन बैंकों की इतनी अच्छी स्थिति नहीं होती है, क्योंकि आरबीआई इनमें और बहुत सारे ठीक है जो कह सकते हैं कि नियम कानून लगा के रखता है, और वो यहाँ पे आपको समझने के लिए मिलेगा। सपोज करिए यहाँ पे आरबीआई, अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। आरबीआई ऊपर है और नीचे यहाँ पे कोई यहाँ पे बैंक है, नीचे कोई यहाँ पे बैंक है, ठीक है। अब बैंक जब गया आरबीआई के पास, ठीक है, तो आरबीआई बोलेगा देखो तुम्हारा जो भी, ठीक है, समझ रहे हैं ना, जो भी तुम्हारा, समझ रहे हैं ना, मतलब पूरा ओवरऑल जो भी तुम्हारा बैंक का जो वैल्यू है, जो भी तुम्हारे पास जितना पैसा है, जो भी कैश है तुम्हारा, तुमको हमारे पास क्या करना पड़ेगा, 4%, यही 4% है, कैश रिजर्व रेशियो रखना पड़ेगा, CRR करना पड़ेगा। इसको बोला जाता है कैश रिजर्व रेशियो। कितना करना पड़ेगा, 4% तुमको CRR करना पड़ेगा। सोचिए बैंक बोलता है कि 4% जो रख रहे हो इसमें हम किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट क्या करेंगे, नहीं देंगे। तो भाई बैंक बोलेगा काहे नहीं देंगे, तो बोलेगा देखो क्या पता तुम कब निकल जाओगे, ठीक है, विजय मान लिया, फिर वहीं मैं एग्जांपल दूंगा, तो कम से कम 4% अगर हमारे पास सेफ रहेगा तो भाई हम कंफर्टेबल रहेंगे ना, तुम्हारे बैंक के कस्टमर फाइनली हमारे पास आएंगे, बैंकों का बैंक हम हैं, तो फिर ठीक है थोड़ा बहुत तो उन लोगों को ठीक है हमारे द्वारा कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। अब बैंक इसमें मन मसोड़ के रह जाता है, भाई क्या करे, देना ही पड़ेगा। तो 4% ध्यान रखिएगा, जो भी इसके पास लिक्विडिटी है बैंक का 4% आरबीआई के पास इसको रखना होता है। आरबीआई इतना ही तक नहीं रोकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर हाल में ध्यान रखिएगा मॉनेटरी पॉलिसी को, ठीक है, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे फॉलो करना है, मौद्रिक नीति को यहाँ पे फॉलो करना है, महंगाई को कंट्रोल करना है। आरबीआई बोलता है कि बस इतना ही नहीं, अभी तुमको एक चीज़ और करना होगा, तो तुमको अपने पास जो भी तुम्हारा NDTL है,
NDTL, इसको समझिए, NDTL, इसका मतलब होता है नेट डिमांड, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, टाइम लाइबिलिटी। ठीक है, इसको समझना के लिए मैं थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखिए, जब भी आप बैंक में जाते होंगे पैसे जमा करने के लिए, अगर आप पैसा जमा कर रहे हैं, ठीक है, खासकर दो टाइप के अकाउंट होता है, एक सेविंग अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट होता है। ठीक है, तो जब भी आप मोटा अमाउंट आप जमा करने जाएंगे तो भाई बोलेगा कि भाई आप क्या करवा लीजिए। ठीक है, कि भाई आप इसको लंबे समय के लिए कोई ना कोई गवर्नमेंट के द्वारा, बैंक के द्वारा स्कीम बताया जाएगा कि आप 6 महीना इसको रख के देखिए ना, आपको इतना देंगे पैसा, 12 महीना रखिए तो और अधिक देंगे। ऐसे गवर्नमेंट क्या करता है, लालच देता है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं कि बोलते नहीं भाई, हमको ऐसे जगह रखना है जहाँ पे, ठीक है, हमको जब ज़रूरत पड़े तब हम इसको निकाल लें। ठीक है, तो गवर्नमेंट बोलती है, सॉरी, बैंक बोलती है कि भाई उसमें तुमको कम इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है नेट डिमांड, नेट डिमांड ये ग्राहकों का ही जो भी ये पैसा होता है, इसको ग्राहक जब चाहे, ऑन डिमांड, ध्यान रखिएगा, ऑन डिमांड, यहाँ पे जब चाहे इसको निकाल सकते हैं। और टाइम लाइबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी कस्टमर ने किसी एक निश्चित सीमा अवधि को यहाँ पे दिया हुआ है कि कम से कम हम साल भर, 1 साल हम इस पैसा को छोड़ेंगे, 1 साल के अंदर इसको छुएंगे भी नहीं। ठीक है, ये होता है। कुल मिला के समझ रहे हैं ना, अर्थात जो भी बैंक के पास, जो भी यहाँ पे लिक्विडिटी के रूप में यहाँ पे मौजूद है, उसका आरबीआई बोलता है कि तुमको क्या करना है, इसका SLR करना है, SLR, ध्यान रखिएगा, SLR, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। आरबीआई समझाता है कि देखो, बुर्बक नहीं बनना है, फिर से कोविड आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, तो तुम्हारे पास SLR के रूप में, ठीक है, मौजूद होना चाहिए। NDTL का कितना हिस्सा SLR के रूप में, तो अभी वर्तमान में है 18%, 18%। इसको तुमको, ठीक है, चाहे तुम कैश रखो, चाहे तुम गोल्ड के रूप में रखो, चाहे कोई भी सिक्योरिटी के रूप में रखो, सिक्योरिटी के रूप में रखो। माने SLR समझिए कि घर की वो, मतलब समझ रहे हैं ना, घर की वो समझदार महिला है जो विषम परिस्थितियों में होता है ना, कहीं चावल में छुपा दिया, दाल में छुपा दिया। जब घर के मालिक के पास पैसा नहीं होता है तो फिर जाएगा पत्नी के पास, फिर पत्नी निकालेगी वहाँ से। देखेंगे ना डिमोनेटाइजेशन में को, मतलब खूब वन नोटबंदी में, कि महिलाओं का धरा धरा पैसा, यही SLR, छुपा हुआ जो धन था सब निकल के बैंकों में यहाँ पे चला गया। तो यही बोलता है आरबीआई कि देखो, SLR तुमको कितना करना है, 18% तुमको क्या करना है, SLR करना है, कैश, गोल्ड, ठीक है, या फिर प्रतिभूति, सबको रिजर्व करके रखना है विषम परिस्थितियों के लिए। और इसको उस जेब में नहीं रखना, इसको अलग जेब बनाओ, अलग इसके लिए तिजोरी बनाओ, उसको तुमको छूछा नहीं करना है। और फिर बोलेगा आरबीआई, अगर CRR और SLR मेंटेन नहीं किए, अगर दोनों को अगर मेंटेन नहीं किए तो हम तुम पे क्या लगाएंगे, दंड। हम तुमको क्या देंगे, ध्यान रखिएगा, दंड देंगे। अब इस डर से कोई भी बैंक आरबीआई के खिलाफ, ध्यान रखिएगा, नहीं जाता है। आशा करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो SLR भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए आपको, ठीक है, अब आपको हकीकत समझ में आएगी बैंकों का। अब देखिए यहाँ पे आरबीआई है, आरबीआई, ठीक है, और यहाँ पे है कोई भी बैंक है, कोई भी यहाँ पे बैंक ले लीजिए। आरबीआई ने क्या करवाया, तो अपने पास, ठीक है, 4% रखवा लिया और बोला कि तुमको क्या करना है, 4% क्या है, ये CRR, और बोला कि तुम अपने पास क्या रखना है, 18% क्या रखना है तुम लोगों को, तो SLR रखना है। अब सपोज करिए आरबीआई अगर बैंक को, अगर सपोज करिए कि 100 रुपया दे रही है, कितना रुपया दे रही है, 100 रुपया दे रही है, तो 100 रुपया क्या रियल में इनको मिल रहा है। अगर रेपो रेट का अगर 6.25 लगाया जाए, 6.25 जो इनको यहाँ पे एनुअली इंटरेस्ट देना है, तो क्या ये 100 रुपये में दे रहे हैं, नहीं। यही तो आपको समझना है, क्योंकि 100 में से आपको कितना घटाना होगा, 18 और 4 22, 100 में से आपको, ठीक है, 100 में से आपको 22 माइनस करना होगा, अर्थात बैंकों के पास नेट जो पैसा है यही 78 रुपया। और इसी 78 रुपया को बैंक क्या करेंगे, शेयर मार्केट में कस्टमर को लोन देंगे, हाउस लोन देंगे, कार लोन देंगे, बाइक लोन देंगे, पर्सनल लोन देंगे, हर प्रकार के जो लोन देंगे। अब यहीं पे ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट इसी SLR को, CRR को, ठीक है, इसी को, ठीक है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इसको, ठीक है, रेगुलेट करते रहती है समय समय पे, ठीक है, अर्थव्यवस्था
को ध्यान में रखते हुए इस पर, ठीक है, चेंज करते रहती है। ठीक है, तो यहाँ में आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आप समझ गए हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। अब सपोज करिए यहाँ पे कि बैंकों ने, ठीक है, जिस रेट पे लिया, चाहे वो हम लोग बात कर ले MSF, चाहे वो रेपो रेट, चाहे हम लोग बात कर लें, ठीक है, बैंक रेट, उस रेट पे अगर बैंक अगर पैसा ले रहा है तो क्या अपने ग्राहकों को उस रेट पे कभी भी देगा पैसा? कभी भी वो उस रेट पे पैसा देगा, लोन देगा अपने ग्राहकों को? खुद अपने आप से पूछिए। कोई भी सामान अगर आप मार्केट से खरीद के ला रहे हैं, अगर आपको उसको दोबारा बेचना होगा, अगर आप बनिया हैं, व्यापारी हैं, तो क्या उस रेट पे कभी आप बेचना चाहेंगे? ये तो बिल्कुल, ठीक है, समस्या हो जाएगी, आपका बिजनेस ही घाटा में चले जाएगा, गर्त में चला जाएगा। तो यहाँ पे भी RBI से पैसा लेके, ध्यान रखिएगा, बैंक अपने जो भी कस्टमर को देता है उसमें मोटा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे वसूलता है। मोटा अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे क्या करता है, वसूलता है। ठीक है, अब इतना आप लोगों को क्लियर यहाँ पे हो गया होगा। अब आइए हम लोग थोड़ा सा इसके लिंक करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब सपोज करिए यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे CRR, ध्यान से देखते चलिए, CRR में अगर RBI ने क्या कर दिया, कमी कर दिया, CRR में कमी कर दिया, ठीक है, RBI ने, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ब्याज में कमी हो गया। देखते चलिए, ब्याज में क्या हो गया, यहाँ पे कमी हो गया। ब्याज में जैसे कमी होगा, खुद सोच के देखिए यहाँ पे, ठीक है, किसी की भी साख, बैंक की साख क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, क्योंकि बैंकों के पास पैसा अधिक आने लगेगा। कम ऋण में कौन नहीं पैसा लेना चाहेगा। जब साख यहाँ पे मजबूत यहाँ पे हो जाएगी तो तरलता, लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। जब तरलता अधिक हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, तो मांग बढ़ने लग जाएगी। लोगों के पास पैसा आ गया, सब कुछ आ रहा है, फ़ोन, लैपटॉप, ठीक है, सब चाहिए हमें, मांग अधिक हो जाएगी। और जब मांग अधिक हो जाएगी तो मूल्य क्या हो जाएगी, सपोज करिए, ठीक है, मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। कुल मिला के ये महंगाई का क्या है, इंडिकेटर है, महंगाई का इंडिकेटर है। महंगाई शुरू हो जाएगी और यही महंगाई किसी भी सरकार के लिए सरदर्द साबित होती है। तो कोई भी चाहेगा कि CRR को कम करो, ठीक है, इसीलिए CRR को, ठीक है, बोला गया है कि मिनिमम जो RBI बोला है कि 3% तो हम रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ने में, ठीक है, हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। पहले था मैक्सिमम 10% तक, लेकिन 2010 में एक नया, ठीक है, चेंज किया गया कि इसको हम लोग, ठीक है, 3% से ऊपर तक हम लोग ले जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ठीक, SLR का। SLR में जैसे ही कमी आएगी, SLR में जैसे ही कमी आएगी, जैसे अभी 18% है, अगर 18% से अगर गवर्नमेंट क्या कर दे, कम कर दे और गिरा दे, ध्यान रखिएगा, अगर गवर्नमेंट यहाँ पे और यहाँ पे कम कर दे तो समस्या यहाँ पे, ठीक है, और अधिक बढ़ जाएगी। ब्याज और, ठीक है, कम हो जाएगी, यहाँ पे बैंकों के पास पैसा आना अधिक हो जाएगा, फिर वहीं शुरू हो जाएगा, फिर से महंगाई यहाँ पे बढ़ जाएगी SLR को कम करने से। तो इसीलिए SLR को RBI ने बोला है कि हम देखो 40% तक हम कर सकते हैं, मैक्सिमम 40% तक हम SLR को, ठीक है, मतलब समय के अनुसार कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ 2015-16 का, ठीक है, तो SLR, ठीक है, लगभग 21% था। लेकिन कोविड के समय क्या किया गया, आपको पता होना चाहिए, कोविड के समय इस SLR को यहाँ पे कम कर दिया गया ताकि बैंकों के पास अधिक से अधिक पैसा पहुँच सके। और बैंकों के पास जब अधिक पैसा सस्ते, ठीक है, ऋण में जाएगा तो फिर सस्ता ऋण, ठीक है, लोगों को भी यहाँ पे मिल पाएगा तब, ठीक है। कोविड में समझ रहे हैं ना, आपका कोविड में महंगाई बहुत अधिक यहाँ पे, समझ पा रहे हैं ना, यहाँ पे एक तरीके से देखेंगे तो बढ़ भी गई थी, लेकिन सप्लाई ही नहीं हो पा रहा था। वो कुछ अलग ही केस था कोविड में, ठीक है। सपोज करिए, ठीक है, लोगों के पास खरीदने की यहाँ पे क्षमता नहीं थी, तो लोगों के पास पैसा पहुँचाने का क्या किया गया, प्रयास किया गया, इस SLR को कम करके, इस SLR को यहाँ पे कम करके। तो यही है CRR, ध्यान रखिएगा, CRR और SLR है जो मतलब गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा यहाँ पे, ठीक है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा आप रेपो रेट को भी शामिल कर सकते हैं। रेपो रेट, क्योंकि रेपो रेट जो भी अभी वर्तमान में 6.25 चल रहा है, जैसे ही रेपो रेट कम होगा फिर से मामला यही हो जाएगा, यही सब चलने लगेगा, मांग फिर से अधिक बढ़ जाएगी, महंगाई अधिक बढ़ जाएगी। अब इसका जस्ट उल्टे करता चलना है। जैसे अगर CRR बढ़ गया, समझ रहे हैं, CRR बढ़ गया तो महंगाई क्या हो जाएगी, सपोज करिए, ठीक है, अगर CRR बढ़ गया, ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट बोलेगी कि पैसा, मैंने RBI बोलेगी कि पैसा हमारे पास अधिक से अधिक रखो, तो मार्केट में पैसा छोड़ा ही नहीं जाएगा, तो महंगाई अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पे SLR है, वैसे ही यहाँ पे रेपो रेट है, RR है, ठीक है।
यही तीन जो टूल है बेसिकली देखेंगे आरबीआई का, तो इसी को अपने हथियार के रूप में आरबीआई समय समय पर प्रयोग करते रहती है। इसी को कम और अधिक यहाँ पे आरबीआई के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे इसका हो गया, ठीक है, कंप्लीट एनालिसिस। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि देखिए पूरा का पूरा अभी भी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि एक और चीज़ आपको समझना होगा कि जो लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं या फिर जो भी यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो पूंजी का यहाँ पे सृजन कर रहे हैं, खुद से पूंजी का सृजन कर रहे हैं, पूंजी का सृजन कर रहे हैं, ठीक है। सपोज करिए कि किसी को यहाँ पे बहुत अधिक क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। बेनिफिट होने का मतलब कि उसके पास क्या आ रहा है, लिक्विडिटी आ रहा है, लिक्विडिटी आ रहा है, ठीक है। और ऐसे हज़ारों जॉब वाले हैं, हज़ारों बिजनेस वाले हैं, तो फिर इनके वजह से भी गवर्नमेंट को डर लगा रहता है कि भाई अगर ये यहाँ पे बूम हो गए तो फिर इनके वजह से भी महंगाई आ सकती है। इसीलिए अब देखेंगे तो इनको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए अब आरबीआई के द्वारा एक अलग झुनझुना दिया जाता है। और वो झुनझुना क्या है, ओपन मार्केट पॉलिसी। ध्यान से देखते चलिए, वो झुनझुना है यहाँ पे ओपन मार्केट पॉलिसी। ध्यान से देखते चलिए, ओपन मार्केट पॉलिसी, ओपन मार्केट पॉलिसी। अब यहाँ पे आरबीआई के द्वारा क्या किया जाता है कि जो भी, ठीक है, बड़े बड़े जो संस्थान हैं उन लोगों को छूट दे दी जाती है, अधिकार दे दिया जाता है कि तुम अपने प्रतिभूतियों को बेच सकते हो। प्रतिभूतियों को, प्रतिभूति का मतलब यहाँ पे होता है सिक्योरिटी पेपर। मैं बार बार बता रहा हूँ, सिक्योरिटी पेपर, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल में बात कर लूँ, एलआईसी समझ रहे हैं ना। आपको क्या करता है कि जब भी आप एलआईसी का बीमा करवाते हैं आपको एक झुनझुना पकड़ा देता है, ठीक है। क्यों पकड़ाता है यहाँ पे आपको समझना है ना। जो भी आपके पास बेनिफिट हुआ, लिक्विडिटी है, अगर आपने इसको सेविंग में डाल दिया, सेविंग अकाउंट में, तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 साल 20 साल के डाल दिया तो गवर्नमेंट के पास कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट को समस्या किससे होती है, कैश से। ये जो कैश फ्लो है गवर्नमेंट चाहती है कि पूरी तरीके से ना बना रहे, और ना इसी की वजह से क्या आएगी, महंगाई आएगी। अब जब आपको एकदम लोक लुभावन वादा दिया जाएगा एलआईसी के माध्यम से कि आइए भाई एलआईसी खरीदिए, अभी लगाइए, 20 साल बाद आपको 10 गुना मिलेगा, 30 गुना मिलेगा, ठीक है। तो फिर अब इस कैश का लोग कहाँ यूटिलाइज करने लगते हैं, प्रतिभूतियों को खरीदने में। इसीलिए प्रतिभूतियों का जो तरलता से कैसा संबंध हो जाएगा, उल्टा संबंध हो जाएगा। अर्थात मार्केट से, ध्यान रखिएगा, इन प्रतिभूतियों के द्वारा इन कैश को, इन तरलता को क्या किया गया, खींच लिया गया। समझ रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा खेल होता है गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा यहाँ पे हो जाता है, अगर इससे भी लोग नहीं माने तो दूसरा यहाँ पे आ जाता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट, और शेयर मार्केट में आपको पता है, ठीक है, अभी बीएससी की बात कर ले हम लोग, एनएससी की बात कर ले, ठीक है। इसी के माध्यम से जो भी लोग शेयर यहाँ पे ख़रीदता है, जिसमें गोल्ड का, मेटल का इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल होता है, बहुत सारी कंपनियाँ इसमें लिस्टेड होती है। तो यहाँ से भी गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी आम लोग है ना, आम लोगों को यहाँ पे हर हाल में, देख रहे हैं ना, मैंने गवर्नमेंट चाह रही है आम लोगों के पास पैसा अधिक रहे, नहीं, हर हाल में चाह रही है कि जो भी आम आदमी है, आम जो लोग हैं, ये क्या करें, तो भाई ये शेयर खरीदे। इनका पैसा एकदम रिसाइकिल में होना चाहिए, रोक के नहीं रखे कोई पैसा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अदरवाइज रोक के रखिएगा फिर कोई ना कोई सामान खरीदने लगेगा, महंगाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आम व्यक्ति शेयर खरीदेगा, फिर उसमें उसका कुछ मुनाफा मिलेगा, लेकिन जब शेयर खरीदेगा तो उसका पैसा कहाँ चला गया, शेयर मार्केट में चला गया, फिर वो मार्केट का ही अंग हो गया, ठीक है। फिर वहीं 10 का 12, 12 का 20, 20 का 50, ऐसे तो यहाँ पे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था क्या करती है, ग्रो करती है। अब इसीलिए इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो मुद्रा छाप के आप, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुद्रा छाप को आप किसी भी देश में गरीबी को दूर नहीं कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जिम्बाब्वे को ले लीजिए, वेनेजुएला को ले लीजिए, कि वहाँ 2-2, 3-3 लाख में एक चाय भी नहीं मिलता है, ब्रेड भी नहीं मिलता है, लोग ठेला भर भर के लोग पैसा लेके जाता है, ठीक है। तो बहुत बड़ी क्या है, समस्या है यहाँ पे। इसीलिए इस अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था से, ठीक है, कनेक्ट होने के लिए, ग्लोबलाइज होने के लिए भारत सरकार को, फिर भारत देश के लोगों को खुद से मेहनत करना होगा, खुद से यहाँ पे पूंजी का सृजन करना होगा, तभी जाके किसी भी देश की अर्थव्यवस्था सुधर पाएगी। क्योंकि अब समझ रहे हैं ना, ग्लोबलाइज हो चुका है, पूरे भारत का जो अर्थव्यवस्था है ग्लोबलाइज अर्थव्यवस्था के साथ यहाँ पे जुड़ चुका है। तो नोट छाट के यहाँ पे गरीबी दूर नहीं की जा सकती है।
तो आई होप इतना सारा चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कहीं से कोई भी समस्या होगा, ठीक है, तो नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और मैंने जितना भी डेटा बताया एग्ज़ाम में आप लोगों को डेटा अपडेट कर लेना है, क्योंकि समय समय पे बदलते रहता है। बस आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। इतनी सारी चीज़ों को समझ लिए होंगे तो कोई भी एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार के अगर प्रश्न आएगा तो आप, ठीक है, पीछे नहीं हटेंगे, उसे आसानी से आप यहाँ पे टिक कर लेंगे, वो भी सही। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।